एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ एविडेंस एक्ट लेक्चर नंबर 3। तो आज का हमारा थर्ड लेक्चर है जिसका जो हमारा टॉपिक है वो होगा रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ये तीन ऐसे टर्म्स हैं जो आपको बहुत बार, स्पेशली रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी, ये तो आपको पूरे एविडेंस एक्ट में मतलब यू विल फाइंड इट इन दी होल ऑफ द एविडेंस एक्ट। आपको ये पूरे एविडेंस एक्ट में ये वर्ड्स दिखेंगे। रिलायबिलिटी भी हमें दिखता है, बट एक जो बेयर एक्ट अगर हम बात करेंगे एविडेंस एक्ट की, तो उसमें हमें ये वर्ड रेलेवेंट, रेलेवेंसी, एडमिसिबल, एडमिसिबिलिटी बहुत जगहों पे दिखेगा। आज हम देखेंगे कि ये तीनों होते क्या हैं एंड इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस हैं। ये लगते तो हैं कि दीज आर सिमिलर, दीज आर सेम, मे बी देयर मीनिंग्स आर सेम, बट ऐसा है नहीं। देयर इज़ अ लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन एडमिसिबिलिटी एंड रेलेवेंसी, रेलेवेंसी एंड रिलायबिलिटी, एडमिसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, और यही हम आज देखेंगे कि ये होते क्या हैं। लेट्स स्टार्ट विद रेलेवेंसी फर्स्ट। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेलेवेंसी। रेलेवेंसी का मतलब क्या है? रेलेवेंसी में हम ये देखते हैं कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट हैं। रेलेवेंसी का मतलब है टू फाइंड आउट, रेलेवेंसी मीन्स टू फाइंड आउट व्हाट फैक्ट्स आर रेलेवेंट फॉर द केस, और ये क्यों हमें फाइंड आउट करना होता है? बिकॉज जो रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं, हमारा जो ट्रायल है, हम जो अपने एविडेंसेस देते हैं वो हमेशा रेलेवेंट फैक्ट्स के देते हैं। जितने फैक्ट्स, ऐसे तो एक केस के अंदर n नंबर ऑफ फैक्ट्स होते हैं। अगर आप कोई भी एक केस देखोगे, एक प्रोसीडिंग देखोगे, कोई भी सिविल सूट देखोगे, उसमें n नंबर ऑफ फैक्ट्स होंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, बट ओनली फ्यू ऑफ देम आर रेलेवेंट इन नेचर। उनमें से बहुत कम ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो केस के लिए, आपके सूट के लिए, प्रोसीडिंग के लिए रेलेवेंट है। और जो फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स का एविडेंस दे सकते हैं, और कोर्ट भी सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को कंसिडर करेगी जो फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं। तो बेसिकली रेलेवेंसी मतलब पता करना कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट हैं। ऑलराइट, तो रेलेवेंसी इज अ कॉन्सेप्ट। रेलेवेंसी इज अ कॉन्सेप्ट जिसके अंडर रेलेवेंट फैक्ट्स आते हैं। रेलेवेंट फैक्ट्स जो है वो हमारे एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं फ्रॉम सेक्शन 6 टू सेक्शन 55। सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 तक दिया गया है कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट है। जैसे सेक्शन 6 में दिया गया है कि जो फैक्ट्स सेम ट्रांजैक्शन में होते हैं, विच आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, दे आर रेलेवेंट। सेक्शन 7 में क्या दिया गया है? सेक्शन 7 में दिया गया है कि कोई भी फैक्ट्स जो ओकेजन, अपॉर्चुनिटी, स्टेट ऑफ थिंग्स एटसेट्रा के बारे में बताते हैं वो फैक्ट रेलेवेंट होते हैं। सेक्शन 8 में दिया गया है कि कोई भी अगर फैक्ट है जो किसी एक्ट को करने का मोटिव बता रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन के बारे में बता रहे हैं, या फिर किसी पर्सन का कंडक्ट बता रहे हैं, वो फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे एंड एटसेट्रा। तो ऐसे सारे सेक्शंस हैं, ये 6 से लेके 55 तक जो है हमारा चैप्टर जो है वो है रेलेवेंसी का चैप्टर। और ये रेलेवेंसी वाले जो सेक्शंस हैं 6 टू 55, इसमें वो सारे फैक्ट्स दिए गए हैं विच आर रेलेवेंट एंड रीजंस दिए गए हैं कि ये फैक्ट्स रेलेवेंट क्यों होते हैं। इसीलिए 6 टू 55 जो सेक्शंस हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम एविडेंस एक्ट का पार्ट देखें तो पूरे एविडेंस एक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है रेलेवेंसी वाला चैप्टर। द ओनली रीज़न इज़ कि ये सारे वो फैक्ट्स बताते हैं विच आर रेलेवेंट इन द केस। तो जो पूरा एविडेंस एक्ट है वो रिवॉल्व ही रेलेवेंट फैक्ट्स के अराउंड करता है। क्यों? क्योंकि हम एविडेंस भी उन्हीं फैक्ट का दे सकते हैं जो रेलेवेंट है। इररेलेवेंट फैक्ट्स जो है, जो हमारे केस के लिए रेलेवेंट ही नहीं है, उनका एविडेंस
हम नहीं देते हैं, क्योंकि इट इज़ अ टाइम वेस्ट ऑफ द कोर्ट एंड ऑफ द पार्टीज। तो इसीलिए एविडेंस सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स का दिया जाएगा जो रेलेवेंट होंगे। और ये कैसे पता लगेगा कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट है? इस चैप्टर में, जिसमें सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 तक ये बताया गया है कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट है और इन फैक्ट्स का आप एविडेंस कोर्ट में दे सकते हो, और कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट है जिन्हें कोर्ट कंसिडर करेगी वाइल फ्रेमिंग द जजमेंट और वाइल गिविंग द जजमेंट। ऑलराइट, तो ये होता है रेलेवेंसी। अभी हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखा है, ओवरव्यू देखा है। एक बार रेलेवेंट या फिर रेलेवेंसी की जो भी डेफिनेशन है इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, एक बार वो देख लेते हैं एंड देन वील स्टडी इट इन डेप्थ। ऑलराइट, सो रेलेवेंट फैक्ट्स एंड रेलेवेंसी। रेलेवेंट फैक्ट्स एंड रेलेवेंसी, सेक्शन 3 के अंदर रेलेवेंसी की डेफिनेशन तो नहीं दी गई है, बट सेक्शन 3 के अंदर रेलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशन दी गई है। ऑलराइट, अब रेलेवेंट क्या होता है, क्या फैक्ट रेलेवेंट होगा, उसकी डेफिनेशन सेक्शन 3 में दी गई है। सेक्शन 3 रेलेवेंट, वन फैक्ट इज said to be relevant to another fact when it is connected with the other fact in any of the ways referred to in the provisions of this act relating to relevancy of fact। इसका मतलब है चैप्टर ऑफ relevancy, that is section 6 to 55। सेक्शन 6 to 55 जो कि रेलेवेंसी का चैप्टर है, उसमें जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग, किसी भी उनमें से किसी भी रूल के या किसी भी प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर कोई दो फैक्ट्स आपस में कनेक्टेड है तो वो रेलेवेंट माने जाएंगे। दैट मीन्स अगर एक फैक्ट है, फैक्ट नंबर 1, if this F1 is connected to F2, और किस मैनर में कनेक्टेड है? इन एनी मैनर गिवन अंडर सेक्शन 6 to 55। ये सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 तक जितने रूल्स दिए गए हैं उनमें से किसी भी रूल के अकॉर्डिंग अगर F1 और F2 आपस में कनेक्टेड है तो माना जाएगा कि F1 एंड F2 आर रेलेवेंट टू ईच अदर। मतलब F1 के लिए F2 रेलेवेंट फैक्ट होगा और F2 के लिए F1 रेलेवेंट फैक्ट होगा। सो अगर दो फैक्ट्स आपस में सेक्शन 6 से लेकर 55 में से किसी भी एक रूल के अकॉर्डिंग, दो रूल्स के अकॉर्डिंग, तीन रूल्स के अकॉर्डिंग आपस में कनेक्टेड है तो वो फैक्ट्स रेलेवेंट माने जाएंगे, वो फैक्ट्स रेलेवेंट माने जाएंगे। ऑलराइट, तो ये है रेलेवेंट की डेफिनेशन। एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका जो नोट्स में दिया है एक बार उसको पढ़ के समझ लेते हैं। रेलेवेंसी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। रेलेवेंसी क्या है? रेलेवेंसी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, या फिर इसको हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। रेलेवेंसी को हम सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं और हम इसको रिलेटिव कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। सब्जेक्टिव या रिलेटिव कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग होता है? सब्जेक्टिव या रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मीनिंग होता है कि ये हमेशा किसी दूसरे फैक्ट से रिलेटेड होगा। कोई भी एक फैक्ट अकेले आइसोलेशन में रेलेवेंट नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल आपको ये दिया, क्या F1 अकेले रेलेवेंट हो सकता है या F2 अकेले रेलेवेंट हो सकता है? नो, F1 और F2 अपने आप में रेलेवेंट तभी होंगे जब ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे इनमें से किसी भी मैनर में। सो बेसिकली एक फैक्ट कभी भी आइसोलेशन में रेलेवेंट नहीं हो सकता है। अगर एक फैक्ट को रेलेवेंट होना है तो उसको किसी दूसरे फैक्ट से उस तरीके से रिलेट करना पड़ेगा जो 6 से लेके 55 सेक्शंस के बीच में किसी में भी दिया गया है। सो एक रेलेवेंट जो रेलेवेंसी को हमने
सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बोला है. वाई? बिकॉज इट कैन नॉट बी रेलिवेंट ऑन इट्स ओन, इट हैज टू बी इन रिलेशन विथ और सब्जेक्ट टू अ रेलिवेंट फैक्ट. A fact to be relevant is always subject to another fact or connected with another fact. इसीलिए हम बोलते हैं कि रेलेवेंसी एक सब्जेक्टिव या फिर एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये कभी भी आइसोलेशन में रेलेवेंट नहीं हो सकता है. इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू एनी अदर फैक्ट. All right, cannot be relevant on its own in isolation. Rather, a fact will be relevant only if it has got a connection with some other fact, and the connection is such which has been provided under section 6 to 55. All right, जब तक वो किसी और fact से connect नहीं होगा तब तक वो रेलेवेंट नहीं माना जाएगा. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं इसमें रिलेटिव और सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का. हमने अभी देखा कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन 6 क्या बोलता है. सेक्शन 6 बोलता है कि अगर कुछ फैक्ट्स हैं विच आर अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजैक्शन क्या था कि ए ने स्टैब किया है बी को एंड बी डाइज ऑन स्पॉट. ए ने बी को स्टैब किया एंड बी डाइज ऑन स्पॉट. ट्रांजैक्शन यहां से शुरू होके यहां खत्म हुआ है. अब यहां पे आफ्टर स्टैबिंग ए रैन अवे, और जो यहां पे लोग इस स्पॉट पे कुछ लोग खड़े थे, पीपल स्टैंडिंग, दे सॉ ए running with a knife, और वो भी कैसा? blood stained knife. All right, A ने B को स्टैब किया है नाइफ से एंड B डाइड ऑन द स्पॉट. वहां उस स्पॉट पे कुछ लोग खड़े थे बिकॉज इट वॉज अ पब्लिक एरिया, पब्लिक प्लेस. वहां पे कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने क्या देखा? जिन्होंने ए को बी को स्टैब करते हुए तो नहीं देखा, बट देन दे सॉ ए रनिंग अवे विद अ ब्लड स्टेन्ड नाइफ. एक नाइफ जिसपे ब्लड के स्टेन्स लगे हुए थे, वो नाइफ के साथ ए को वहां से भागते हुए देखा है. सो ये जो है ये एक फैक्ट है, फैक्ट नंबर 1, कि लोगों ने उसको भागते हुए देखा है. और ये फैक्ट है, फैक्ट नंबर 2 क्या है कि ए ने बी को स्टैब किया है. ऑल राइट, अब क्या ये F1 कि ए ब्लड स्टेन नाइफ के साथ भागता हुआ दिखा, क्या ये अपने आप में रेलेवेंट हो सकता है? जब तक हम इसको F2 से कनेक्ट नहीं कर देते हैं कि क्यों भाग रहा था, बिकॉज ही हैड स्टैब्ड बी विद दैट सेम नाइफ, इसीलिए ये फैक्ट रेलेवेंट है. वरना कोई एक पर्सन अगर ब्लड स्टेन वाले नाइफ के साथ भागता हुआ मिलेगा तो वो अपने आप में ऐसे रेलेवेंट नहीं होगा जब तक आप उसको किसी दूसरे फैक्ट से इस तरीके से कनेक्ट नहीं कर देते हो कि वो सेक्शन 6 के अंदर फॉल हो. सेक्शन 6 मतलब पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ जब उसने उसको स्टैब किया, और जब तक वो भाग के गया वो सेम ही ट्रांजैक्शन था. वाई? बिकॉज वो ट्रांजैक्शन अभी चल ही रहा था. उसने उसको मारा, वो डर गया कि मुझे कोई देख न ले, वो भागने लगा, भागते हुए उसको लोगों ने देख लिया. वो ट्रांजैक्शन अभी चल ही रहा है, ट्रांजैक्शन एंड नहीं हुआ है, बीच में ट्रांजैक्शन चल ही रहा है. तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सारे के सारे पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन माने जाएंगे एंड हेंस दे विल बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 6. अब इनमें से कोई भी एक फैक्ट अपने आप में रेलेवेंट नहीं होगा, अकेले रेलेवेंट नहीं होगा. अगर वो दूसरे फैक्ट्स के साथ कनेक्ट हो रहा है तभी वो रेलेवेंट माना जाएगा. सो F1 अकेले रेलेवेंट नहीं हो सकता. ऑब्वियसली F1 एक मीनिंग, F1 का मीनिंग, सेंस तभी फॉर्म होगा जब हम उसको F2 से कनेक्ट करेंगे. जब हम F1 को F2 से कनेक्ट करेंगे तभी हमें एक मीनिंगफुल चीज़ समझ आएगी. ऑल राइट, तो इसीलिए बोलते हैं कि रेलेवेंसी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. रेलेवेंसी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. ऑल राइट, नेक्स्ट, रेलेवेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फैक्ट. रेलेवेंसी क्या है? रेलेवेंसी एक फैक्ट का कैरेक्टरिस्टिक है. रेलेवेंसी एक फैक्ट का
कैरेक्टरिस्टिक है एंड वन फैक्ट इज लॉजिकली कनेक्टेड टू द अदर फैक्ट सो एज टू एस्टैब्लिश द चेन ऑफ फैक्ट। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पे, रेलेवेंसी की अगर हम बात करें या फिर रेलेवेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप्स का होता है। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से दो तरीके से कनेक्टेड हो सकता है, या तो लॉजिकली या फिर लीगली। लीगली कनेक्ट का क्या मतलब है, सेक्शन 3 में साफ साफ दिया गया है, अगर 6 से लेके 55 के बीच में कहीं पे भी इनका कनेक्शन बन रहा है तो ये माना जाएगा कि ये जो फैक्ट्स हैं ये लीगली कनेक्टेड है, लीगली रेलेवेंट है, एक दूसरे से लीगली रेलेवेंट है। लॉजिकल रेलेवेंसी क्या होती है? लॉजिकल रेलेवेंसी का मतलब है कोई दो फैक्ट्स आपस में लॉजिकली कनेक्टेड है, और लॉजिकली कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि एक ए फैक्ट है, एक बी फैक्ट है, एक सी फैक्ट है। अब ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है कि एक चेन फॉर्म हो रही है, एक चेन फॉर्म हो रही है, तो हम बोलेंगे कि यस ए बी सी आर लॉजिकली कनेक्टेड, ये लॉजिकली कनेक्टेड है। ऑलराइट, अब लॉजिकली कनेक्टेड कैसे? उसने ए ने बी को स्टैब किया, देन ए गॉट स्कैर्ड, देन ए स्टार्टेड रनिंग अवे, देन A started running away, people saw A running away। ये सारे एक्ट्स जो है, ये सारे फैक्ट्स जो है, ये आपस में कनेक्टेड है, और अगर इन सबको हम ज्वाइन कर दें तो एक चेन ऑफ इवेंट फॉर्म हो रहा है और एक लॉजिकल बात निकल के आ रही है उसमें से कि हाँ A हैव स्टैब्ड B। जब हम इन सबको कनेक्ट करेंगे, अब अगर इनको हम अलग अलग देखेंगे तो ये आपस में लॉजिकली कनेक्टेड नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ जब हम इन सबको आपस में कनेक्ट कर देंगे तो एक चेन फॉर्म हो जाएगी, और तब ये आएगा कि यस देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड दीज फैक्ट्स। तो इसीलिए बोला जाएगा कि ये लॉजिकली कनेक्टेड है, और क्योंकि इनका कनेक्शन लॉजिकल होने के साथ साथ सेक्शन 6 to 55 में भी फॉलो हो रहा है सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग, तो ये लीगली कनेक्टेड भी होगा। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक फैक्ट या तो लॉजिकली कनेक्ट हो सकता है या तो लीगली कनेक्ट हो सकता है, वो दोनों तरीके से भी हो सकता है। एक फैक्ट लॉजिकली भी कनेक्टेड हो सकते हैं आपस में दो फैक्ट्स, और लीगली भी कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि वो सिर्फ लॉजिकली कनेक्टेड है बट लीगली कनेक्टेड नहीं है, मतलब सेक्शन 6 से लेके 55 तक कहीं फॉल नहीं हो रहे हैं। सो वो बोला जाएगा कि दे आर नॉट रेलेवेंट फैक्ट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट बट दे आर लॉजिकली कनेक्टेड फैक्ट्स। ऑलराइट, तो ये होती है दो टाइप की रेलेवेंसीज, लॉजिकली रेलेवेंट एंड लीगली रेलेवेंट। अब जो भी लीगली रेलेवेंट है इट इज वेरी श्योर कि इट विल बी लॉजिकली कनेक्टेड ऑल्सो, बट अगर कोई फैक्ट्स लॉजिकली कनेक्टेड है तो वो लीगली कनेक्टेड हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। अब ऐसा मैंने क्यों बोला है? अगर कोई फैक्ट्स हैं जो लॉजिकली कनेक्टेड है तो ऐसा ज़रूरी है क्या कि वो सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 के बीच में कहीं फॉल ही कर रहे हैं? हो सकता है कि वो किसी भी सेक्शन के अंदर ना आ रहे हो, तो फिर वो लीगली कनेक्टेड नहीं हुए, दे आर ओनली लॉजिकली कनेक्टेड। लेकिन कोई भी लीगली कनेक्टेड अगर फैक्ट्स है तो वो लॉजिकली कनेक्टेड ज़रूर होंगे, क्योंकि लीगली कनेक्टेड होने के लिए पहले उन्हें लॉजिकली कनेक्ट होना पड़ेगा, उसके बाद हम उन दोनों के बीच में लीगल कनेक्शन ढूंढेंगे, और लीगल कनेक्शन अगर एविडेंस एक्ट में है तब हम उसको बोलेंगे कि ये हाँ ये लीगली कनेक्टेड भी है। बट अगर कोई लीगली कनेक्टेड नहीं, लीगल कनेक्शन नहीं मिलता है तो फिर वो लीगली नहीं, वो ओनली लॉजिकली कनेक्टेड होंगे। सो ये दोनों में रिलेशन है कि टू फैक्ट्स which are logically connected, they may or may not be legally connected, but facts which are legally connected, they have to be logically connected also। ये हमारा एक जनरल फ्रेज होता है कि एक लॉजिकली कनेक्टेड फैक्ट्स जो है वो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कि लीगली कनेक्टेड हो, बट अगर कोई एक दो लीगली कनेक्टेड फैक्ट्स है तो इट इज मैंडेटरी दैट दे हैव टू बी लॉजिकली कनेक्टेड ऑल्सो। ऑलराइट, रीड कर लेते हैं एक बार इसके बारे में। एविडेंस एक्ट जो है वो
लॉजिकल रेलेवेंसी के बारे में हमें कहीं नहीं बताता है। मैंने आपको क्या बोला, एविडेंस एक्ट के अंदर सिर्फ लीगली रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में बात की गई है, सिर्फ लीगल रेलेवेंसी के बारे में बात की गई है। दैट इज सिर्फ सेक्शन 6 से लेके 55 के बीच में फॉल होने वाले फैक्ट्स को ही एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग रेलेवेंट माना जाएगा, अदरवाइज वो इररेलेवेंट है फॉर द एविडेंस एक्ट। ऑलराइट, तो लॉजिकली रेलेवेंट का कहीं भी कोई मेंशन नहीं है अंडर द एविडेंस एक्ट। बट यही अगर हम लीगली रेलेवेंट के लिए बोलें तो लीगली रेलेवेंट जितने भी होंगे वो सारे एविडेंस एक्ट के अंदर दिए हैं अंडर सेक्शन 6 to 55। इसीलिए legal relevancy, evidence act is not explaining about logical relevancy, and only legal relevancy is explained. Every fact which is logically relevant will have to be legally relevant, क्योंकि अगर कोई फैक्ट लॉजिक के साथ ही कॉमन सेंस से ही कनेक्टेड नहीं है तो फिर वो लीगली रेलेवेंट भी नहीं हो सकता है। एक लॉजिकल रेलेवेंसी इज द बेस, तो पहले आपको वो बेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही एक एड ऑन फीचर लगा के आप उसको लीगली रेलेवेंट बोल सकते हो। अगर वो बेस ही नहीं है तो फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ देम बीइंग लीगली रेलेवेंट। ऑलराइट, लॉजिकल रेलेवेंसी क्या होती है एक बार हम वो देख लेते हैं। लॉजिकल रेलेवेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फैक्ट अंडर विच दैट फैक्ट इज लॉजिकली कनेक्टेड विथ द मेन फैक्ट। All right, with the main fact in such suit or proceeding। इसका मतलब रेलेवेंसी का जो टॉपिक है वो सिविल पे भी अप्लाई होता है बिकॉज द वर्ड सूट इज बीइंग यूज्ड, एंड क्रिमिनल पे भी अप्लाई होता है बिकॉज द वर्ड प्रोसीडिंग इज बीइंग यूज्ड। ऑल राइट, तो रेलेवेंट फैक्ट्स सिविल सूट्स में भी होंगे और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी होंगे, or with some other logically relevant fact. All right, legally relevant facts are those facts which are connected with some other fact in one of the manner provided under section 6 to 55। मैंने आपको बता दिया। It can be theoretically said that every logically relevant fact may or may not be legally relevant, but every legally relevant fact has to be logically relevant, because मैंने आपको बताया that is the base। जब तक किसी भी बात में लॉजिक नहीं होगा, कॉमन सेंस नहीं होगा, then that thing or that fact is meaningless, it is senseless, it is baseless। बट पहले हमें उसमें लॉजिक फॉर्म करना पड़ेगा, तभी उस पर आप लॉ भी लगा सकते हो। अगर उसमें लॉजिक ही नहीं है तो आप उस पर लॉ नहीं अप्लाई कर सकते हो। लॉ अप्लाई करने के लिए पहले आपको उसे लॉजिकल बनाना पड़ेगा। ऑल राइट, बट प्रैक्टिकली ये तो थी थ्योरेटिकल बात। ऑल राइट, बट अगर हम प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस में देखें, इट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि एविडेंस एक्ट को इस तरीके से बनाया गया है कि हर एक लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट जो है वो लीगली रेलेवेंट भी होगा, बिकॉज अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जो सेक्शन 6 से लेके 55 तक कहीं फॉल नहीं करता है, लेकिन वो सेक्शन 11 में ज़रूर फॉल करेगा। अब क्या होता है ना, सेक्शन 11 बोलता है कि फैक्ट्स विच आर अदरवाइज नॉट रेलेवेंट, बट वो किसी रेलेवेंट फैक्ट से या फिर फैक्ट एंड इशू से इनकंसिस्टेंट है तो वो फिर भी रेलेवेंट होंगे, वो फिर भी रेलेवेंट होंगे। अब मैंने आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में बताया था, सेक्शन 11 के अंदर एलिबाई का कॉन्सेप्ट आता है। एलिबाई का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर अक्यूजेशन है कि ए ने बी का मर्डर किया है इन दिल्ली, बट एविडेंसेस से ए ट्राइज टू प्रूव दैट on that day at that particular time he was in Kanpur, he was not in Delhi। accusation लगाया जा रहा है कि उसने दिल्ली में बी का मर्डर किया है at on Sunday at 11 AM, सुबह के 11 बजे। बट ये जो है ये प्रूव कर देता है कि संडे को at
11 AM he was in कानपुर. सो इसे क्या बोलते हैं हम? एलिबाई. एलिबाई बोलते हैं इसको. ऑलराइट. अब संडे को 11 बजे ए कानपुर में था. जनरली अगर देखें तो इट इज इररेलेवेंट फॉर द मेन फैक्ट. मेन फैक्ट क्या है? ए किल्ड बी. तो ए किल्ड बी के लिए ये कहां से, एंड दैट टू फॉर हिज बिजनेस पर्पस. ऑलराइट. तो ये बिजनेस पर्पस के लिए कानपुर में था, ऐसा इसने बोला. तो सिर्फ अगर ये अकेला फैक्ट देखें कि ए संडे को सुबह 11 बजे अपने बिजनेस पर्पस के लिए कानपुर में था, इट इज नॉट रेलेवेंट. इट इज नॉट रेलेवेंट. बट ये सेक्शन 11 के अंदर एलिबाई के फॉर्म में रेलेवेंट क्यों होगा? बिकॉज इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट दैट ए किल्ड बी. ये जो फैक्ट है, मेन फैक्ट, फैक्ट इन इशू कि ए किल्ड बी, उसके साथ ये इनकंसिस्टेंट है. इनकंसिस्टेंट मतलब नॉट गोइंग अलोंग विथ. इट इज ऑपोजिट टू द फैक्ट दैट ए किल्ड बी. क्यों? क्योंकि ए किल्ड बी तो तब होगा ना जब ए उस टाइम दिल्ली में होगा. अगर ए ने प्रूव कर दिया कि वो उस टाइम कानपुर में था अपने बिजनेस मीटिंग के लिए, तो ये उस मेन फैक्ट से दैट ए किल्ड बी उससे इनकंसिस्टेंट हो गया. इट इज ऑपोजिट ऑफ दैट नाउ. तो इसीलिए वो सेक्शन 11 में ये जो है वो रेलेवेंट होगा. तो ये जो है ये अपने आप में लॉजिकली रेलेवेंट है बट लीगली रेलेवेंट नहीं है. बट स्टिल सेक्शन 11 के अंदर क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट एंड इशू है, तो ये फिर भी लीगली रेलेवेंट होगा. तो इसीलिए थ्योरेटिकली तो ये बोला जाता है कि लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट्स मे नॉट बी लीगली रेलेवेंट. बट जो भी लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट है, अगर वो 6 से लेके 55 में कहीं भी नहीं आ रहा है, तो भी वो सेक्शन 11 के अंदर ज़रूर फॉल करेगा. और जैसे ही वो सेक्शन 11 में फॉल करेगा, वो अपने आप लीगली रेलेवेंट हो जाएगा. ऑलराइट. इसीलिए प्रैक्टिकली एवरी लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट इज ऑल्सो लीगली रेलेवेंट. ऑलराइट, बिकॉज ऑफ सेक्शन 11. ऑलराइट. तो हम अब आगे बढ़ते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट रेलेवेंसी. मैंने आपको रेलेवेंसी के बारे में बताया कि रेलेवेंसी में रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, क्यों हमें रेलेवेंट फैक्ट पढ़ना ज़रूरी है, रेलेवेंसी क्या होती है, रेलेवेंसी का कॉन्सेप्ट का नेचर क्या है. ऑलराइट. इसके अलावा रेलेवेंसी या रेलेवेंट फैक्ट जो है वो कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, लॉजिकली रेलेवेंट एंड लीगली रेलेवेंट. लॉजिकली रेलेवेंट क्या होता है, लीगली रेलेवेंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या सिमिलैरिटी, दोनों में क्या कनेक्शन है, बेसिकली थ्योरेटिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी. ऑलराइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ रेलेवेंसी. अगर हम रेलेवेंसी की बात करें तो ये है रेलेवेंसी का. अभी इसके अंदर हमें रेलेवेंट फैक्ट्स, अभी हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेसिकली. अभी हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंसी के बारे में पढ़ा है कि रेलेवेंसी होता क्या है. अब हमें इसके अंदर मल्टीपल सेक्शंस हैं, सेक्शन 6 से लेके 55 जो सारे रेलेवेंट फैक्ट्स हैं. तो अब इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे. बट अभी हमने सिर्फ एक ब्रॉड ओवरव्यू देखा है कि रेलेवेंट फैक्ट्स पढ़ने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि रेलेवेंसी होती क्या है, कितने टाइप की होती है, क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, एक्सेट्रा. तो अभी हमने सिर्फ रेलेवेंसी के बारे में देखा है. ऑलराइट. तो अब हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है एडमिसिबिलिटी. एडमिसिबिलिटी अब हमारा आज का नया टॉपिक है. नया टॉपिक तो एज इन रेलेवेंसी से ही रिलेटेड है ये, तो फ्रेश लाइक नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडमिसिबिलिटी. अब अभी हमने देखा कि रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं. रेलेवेंट फैक्ट्स वो फैक्ट्स होते हैं जो सेक्शन 6 से लेके 55 के बीच में जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनमें से किसी भी 1, 2, 3 प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आपस में कनेक्टेड है, वो होंगे रेलेवेंट फैक्ट्स. और आप उन रेलेवेंट फैक्ट्स का जो एविडेंस है वो कोर्ट में दे सकते हो टू सपोर्ट योर केस. ये होते हैं रेलेवेंट फैक्ट, ये होते हैं रेलेवेंसी. अब एडमिसिबिलिटी या फिर एडमिसिबल फैक्ट्स क्या होते हैं?
एडमिसिबिलिटी या फिर एडमिसिबल फैक्ट्स क्या होते हैं? एडमिसिबल फैक्ट्स वो फैक्ट्स होते हैं विच द कोर्ट एक्सेप्ट्स, विच द कोर्ट एक्सेप्ट्स। अब क्या होता है ना, कई ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो इररेलेवेंट हैं, उनका तो आप एविडेंस ही नहीं दे सकते, वो तो इग्नोर कर देंगे, हम ही इग्नोर कर देंगे। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं, आप उनका एविडेंस दे दोगे। कई ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं और एडमिसिबल भी होते हैं, मतलब जो रेलेवेंट है एज पर एविडेंस एक्ट, बट मे बी वो उस केस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करता। कोर्ट ये नहीं बोल रहा है कि ये रेलेवेंट नहीं है, ये रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन 6 से लेके 55 में कहीं फॉल हो रहे हैं इनका कनेक्शन, और ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है। बट स्टिल कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है while framing the final judgment. The reason is कि maybe those facts are relevant but not required in the case or the proceeding. So वो relevant तो होंगे पर admissible नहीं होंगे because कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। कई ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो सेक्शन 6 से लेके 55 एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है और साथ ही साथ कोर्ट उनको एक्सेप्ट भी कर लेता है, तो वो एडमिसिबल भी हो जाते हैं, वो एडमिसिबल भी हो जाते हैं। अब कोर्ट की एक्सेप्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि हाउ आर यू प्रूविंग द फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट है, आप सबसे पहले ये दिखाओगे जब भी आप सपोज अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आप कोर्ट में हैं, आप अपने एविडेंसेस दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना कोई भी अगर फैक्ट स्टेट कर रहे हैं जो आप एज एन एविडेंस यूज कर रहे हैं अपने केस के अंदर, तो सबसे पहले आप वो फैक्ट स्टेट करोगे, देन आप उस फैक्ट को एविडेंस एक्ट के सेक्शन से कनेक्ट करोगे कि ये फैक्ट किस सेक्शन के अंदर रेलेवेंट है। उसके बाद आप उस फैक्ट को ड्यूली प्रूव करोगे, ड्यूली प्रूव करोगे। अगर आपने ये तो दिखा दिया कि हाँ, ये कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ दिस सेक्शन जो है, ये जो फैक्ट है ये इस सेक्शन में यस इट इज रेलेवेंट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, बट अगर आप उस फैक्ट को प्रूव ही नहीं कर पाए थ्रू अदर सर्कमस्टेंशियल अदर कनेक्टेड एविडेंसेस, तो कोर्ट उस फैक्ट को रेलेवेंट होते हुए भी एडमिसिबल नहीं मानेगा। So for admissibility, it is required that two facts must be legally relevant, that is they must be connected in some of the manner which is given under section 6 to 55, and those facts must be duly proved. अगर वो duly prove नहीं हुए, सिर्फ आपने बता दिया कि ये इस सेक्शन में relevant है, उससे एडमिसिबिलिटी नहीं होगी, कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। जब तक वो ड्यूली प्रूव नहीं हो जाते हैं तब तक वो एडमिसिबल नहीं माने जाएंगे। तो ये डिफरेंस है रेलेवेंसी में और एडमिसिबिलिटी में। जो फैक्ट्स रेलेवेंट है जरूरी नहीं है वो फैक्ट्स एडमिसिबल भी हो, बट अगर कोई फैक्ट एडमिसिबल है तो वो रेलेवेंट जरूर होता है, ये होता है। ऑलराइट, बट कई ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें कि फैक्ट एडमिसिबल तो है पर रेलेवेंट नहीं है। ऑलराइट, तो वो सारे अभी हम देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं उसके, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। बेसिकली एडमिसिबिलिटी का मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी कि एडमिसिबिलिटी होती क्या है। ऑलराइट, एक बार अब हम इसमें रीड कर लेते हैं। एडमिसिबिलिटी पढ़ने से सबसे पहले हम लोगों में उसमें हमें सेक्शन 5 पढ़ना पड़ेगा। सो सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये बताता है कि एक पर्सन किन किन फैक्ट्स का एविडेंस दे सकता है। सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ डेक्लेरेटरी प्रोविजन। हम इसको डेक्लेरेटरी प्रोविजन बोल रहे हैं, व्हाई? बिकॉज इट डिक्लेयर्स दैट a person in the Indian Evidence Act can give evidence of either the fact in issue, that is the main fact. Alright, एक इंडियन एविडेंस एक्ट में एक पर्सन जो है या तो फैक्ट इन इशू का एविडेंस दे सकता है, दैट इज द मेन फैक्ट, जो मेन मुद्दा है उसका एविडेंस दे सकता है, या फिर रेलेवेंट फैक्ट्स का एविडेंस दे सकता है। रेलेवेंट फैक्ट्स मतलब दोज फैक्ट्स
जो 6 से लेके 55 में कनेक्टेड है उनका एविडेंस दे सकता है, और इन दोनों के अलावा किसी और फैक्ट का एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। एक पर्सन या तो उस केस या प्रोसीडिंग या सूट के फैक्ट इन इशू, जो उसमें फैक्ट इन इशू है, जो मेन फैक्ट है, उसका एविडेंस दे सकता है, या फिर रेलेवेंट फैक्ट्स जो है सेक्शन 6 से 55 के बीच में उस केस में उनका एविडेंस दे सकता है। इन दो फैक्ट्स के अलावा किसी भी और फैक्ट का, या फिर इसका मतलब है इनके अलावा बचा क्या, इररेलेवेंट फैक्ट। मतलब इररेलेवेंट फैक्ट का जो है आप एविडेंस नहीं दे सकते हो एज पर सेक्शन 5। ये डिक्लेरेटरी प्रोविजन है और ये डिक्लेयर कर रहा है कि आप या तो फैक्ट इन इशू का एविडेंस दे सकते हो या फिर रेलेवेंट फैक्ट का एविडेंस दे सकते हो, इसके अलावा किसी का भी एविडेंस नहीं दे सकते। तो इम्प्लाइडली बचा क्या, बचे इररेलेवेंट फैक्ट्स। तो दैट मीन्स अ पर्सन इज ड्यूटी बाउंड टू गिव एविडेंस ओनली फॉर either the fact in issue or the relevant fact। और हम ये भी बोल सकते हैं कि a person is duty bound not to give evidence of any irrelevant fact। कोई भी केस के लिए irrelevant fact है उसका एविडेंस पर्सन नहीं दे सकता है, बिकॉज सेक्शन 5 में ये चीज डिक्लेयर कर दी गई है। लेट्स रीड सेक्शन 5 एंड साथ में उसको अंडरस्टैंड करेंगे हम। एविडेंस मे बी गिवन of fact in issue and relevant fact. Evidence may be given in any suit or proceeding. That means section 5 applies on civil and criminal cases both. जो सेक्शन 5 है वो आपका सिविल केसेस, सिविल सूट्स पे भी अप्लाई करता है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे भी अप्लाई करता है, दोनों पे अप्लाई होगा ये। ऑलराइट, ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू or such other facts which are hereinafter declared to be relevant and of no others। मतलब जो आगे आने वाले सेक्शंस में, ये सेक्शन 5 है तो 6 से लेके 55 में जो रेलेवेंट डिक्लेयर कर दिए गए हैं आप उनका एविडेंस दे सकते हो, आप फैक्ट इन इशू का एविडेंस दे सकते हो, उसके अलावा आप किसी का एविडेंस नहीं दे सकते। मतलब इररेलेवेंट, क्योंकि फैक्ट इन इशू कवर हो गया, रेलेवेंट फैक्ट्स कवर हो गया, तो बचा क्या, इररेलेवेंट। दैट मीन्स आप इररेलेवेंट फैक्ट्स का एविडेंस नहीं दे सकते हो। ये सेक्शन 5 में क्लियरली लिखा है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट इन विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सीपीसी। तो सिविल प्रोसीजर कोड में, सिविल प्रोसीजर में अगर किसी भी फैक्ट के एविडेंस देने के लिए मना किया गया है तो वो फिर आप इसमें भी सेक्शन 5 में भी नहीं दे सकते हो। ऑलराइट, एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम इसका। ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी। ए के ऊपर क्या चार्ज है, मर्डर ऑफ बी का, बाय बीटिंग हिम विथ द क्लब, बाय बीटिंग हिम विथ द क्लब। ऑलराइट, तो इन दैट केस with the intention of causing his death, with the intention of causing his death। तो ए के ऊपर क्या चार्जेस है, ए के ऊपर चार्जेस है कि उसने बी को क्लब से मारा है और उसकी इंटेंशन थी कि उसकी बी की डेथ कॉज करनी है। अब इस केस के अंदर ये फैक्ट इन इशू क्या क्या होंगे, फैक्ट इन इशू क्या क्या होंगे, ए बीटिंग बी विद द क्लब, ए ने बी को क्लब से मारा, ये फैक्ट इन इशू होगा। A causing B's death by beating, उस बीटिंग से A ने B की डेथ कॉज करी है, ये भी फैक्ट इन इशू होगा। और A को B की डेथ कॉज करने का इंटेंशन था, ये भी फैक्ट इन इशू होगा। ऑलराइट, तो ये सारे फैक्ट्स इन इशू होंगे, आप सिर्फ इन्हीं का एविडेंस दे सकते हो इस केस के अंदर। ऑलराइट, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें नोट्स में क्या दिया है। पार्टी इज duty bound only to give evidence of fact in issue और relevant fact। या तो fact in issue का या तो relevant fact का ही evidence दिया जा सकता है। Purpose of this section is to declare as to of what fact evidence may be given। अब ये section 5 का purpose क्या है, ये बताना कि किन किन फैक्ट्स का एविडेंस दिया जा सकता है।
Alright, evidence of all relevant fact may not be given as there are certain exceptions in the act. अब मैंने आपको क्या बताया, सारे relevant fact admissible होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सारे admissible facts relevant हों. इनके कुछ exceptions भी दिए गए हैं. अब मैं आपको थोड़े बहुत exceptions यहाँ पे बताती हूँ. Suppose हम जाते हैं सबसे पहले सेक्शन 25 एंड 26 इंडियन एविडेंस एक्ट पे. सो वी हैव नॉट रेड इट येट. मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि सेक्शन 25 और 26 है क्या. सेक्शन 25 कहता है कि जब कोई एक पर्सन कन्फेशन देता है, किसको, पुलिस ऑफिसर को, तो उस कन्फेशन का एविडेंस नहीं दिया जा सकता है. सेक्शन 26 क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन कन्फेशन देता है पुलिस कस्टडी में, उसका भी एविडेंस नहीं दिया जा सकता है. ऑलराइट, तो अगर हम इंडिविजुअली देखें, पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन, क्या वो उस केस के लिए रेलेवेंट होगा? यस, इट इज वेरी रेलेवेंट बिकॉज उसमें द अक्यूज्ड हैज एडमिटेड द गिल्ट, दैट टू इन फ्रंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर. अगर वो पुलिस कस्टडी में भी है तो भी वो बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी रेलेवेंट फॉर द केस, बट स्टिल इनका एविडेंस नहीं दिया जा सकता है. दैट मीन्स दे आर नॉट एडमिसिबल. ये रेलेवेंट तो है पर एडमिसिबल नहीं है. ऑलराइट, तो मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है हर रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल हो. तो इसका मतलब ये रेलेवेंट तो है लेकिन एडमिसिबल नहीं है. दिस इज वन एक्सेप्शन. इसके बाद जब आप आगे सेक्शन 121 से लेके 131 तक पढ़ोगे, इसमें प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस के बारे में बताया गया है. प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस के बारे में बताया गया है. दैट मीन्स सपोज कम्युनिकेशन बिटवीन अस हस्बैंड एंड वाइफ. अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो वो कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए आप हस्बैंड या वाइफ को कंपेल नहीं कर सकते हो. बट क्या ये कम्युनिकेशन रेलेवेंट है? यस, इट इज रेलेवेंट. इट इज ऑब्वियसली रेलेवेंट फॉर द केस, बट इसका एविडेंस नहीं दिया जा सकता है. दैट मीन्स दे आर नॉट एडमिसिबल. वन मोर एक्सेप्शन, दे आर रेलेवेंट बट नॉट एडमिसिबल. ऑलराइट, इसके अलावा सेक्शन 155 एविडेंस एक्ट आप देखोगे, ये होते हैं impeaching the क्रेडिट ऑफ विटनेस. विटनेस की क्रेडिट को इम्पीच करना मतलब विटनेस की ट्रस्ट वर्दीनेस को चेक करना कि ये विटनेस कितना ट्रस्ट वर्दी है. इस विटनेस ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है बट कुछ सस्पिशन है उस विटनेस के कैरेक्टर को लेके, उस विटनेस के सपोज प्रीवियस एंटीसीडेंट्स को लेके या फिर उस स्टेटमेंट को लेके, तो ऐसे में उस विटनेस के ट्रस्ट वर्दीनेस या फिर ट्रूथफुलनेस कि ये कितना सच बोल रहा है, कितना ट्रस्टवर्दी है, उसको टेस्ट किया जाता है. और ये टेस्ट करने के लिए हम इससे कुछ दूसरे क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे ये पता लगता है कि ये विटनेस ट्रस्टवर्दी है या नहीं. ऑलराइट, तो अगर ये क्वेश्चंस हम देखें, जो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दे आर नॉट रेलेवेंट फॉर द फैक्ट एंड इशू, क्योंकि वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दोस क्वेश्चंस आर स्ट्रिक्टली टू चेक द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द विटनेस. So they are not relevant for the case, but still they are admissible. They are admissible. इनका एविडेंस दिया जा सकता है to prove the fact that this witness is not trustworthy, this witness is not reliable. इसका एविडेंस ये दे सकते हैं हम, तो they are admissible, but they are not relevant. तो ये ऊपर वाले दो एग्जाम्पल्स का ऑपोजिट हो गया. ऊपर वाले दो में मैंने आपको बताया रेलेवेंट है पर एडमिसिबल नहीं है. सेक्शन 155 में क्या है, एडमिसिबल तो है पर रेलेवेंट नहीं है. दिस इज अनरिलेटेड विद द मेन फैक्ट एंड इशू. तो इसीलिए ये एडमिसिबल है पर रेलेवेंट नहीं है. ऑलराइट, एक बार रीड कर लेते हैं इसमें हम. Section 155 is one provision where evidence to impeach the credit of the witness is neither a fact and issue nor a relevant fact
but still evidence of it is allowed, मतलब it is admissible, that it is an admissible fact, but it is not relevant. These provisions are special provisions, whereas section 5 is a general provision, इसीलिए special provision will prevail. Alright, what comes out from section 5 is the party can give evidence of only fact in issue and relevant fact and not of any irrelevant fact. Alright, ये आपको समझ आया अगर कि एडमिसिबिलिटी क्या होती है. अभी हमने क्या क्या देखा है कि एडमिसिबिलिटी क्या होती है. एडमिसिबिलिटी सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 5 में बताया गया है कि कौन से फैक्ट्स का आप एविडेंस दे सकते हो. वो क्या होता है, इसका एक इलस्ट्रेशन देखा हमने, और इसके बाद हमने देखा कि आर ऑल द रेलेवेंट फैक्ट्स एडमिसिबल और आर ऑल द एडमिसिबल फैक्ट्स रेलेवेंट. नो. और उसके क्या एक्सेप्शंस हैं हमने वो भी देख लिए. ऑलराइट, इसके बाद हम देखेंगे एडमिसिबिलिटी के अंदर सेक्शन 165 प्रोवाइजो नंबर 1. सेक्शन 165 प्रोवाइजो नंबर 1. अब जो सेक्शन 165 है उसका प्रोवाइजो नंबर 1 क्या कहता है, उसका प्रोवाइजो नंबर 1 कहता है कि एक जज जो है वो अपना फाइनल जजमेंट देते टाइम सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स को कंसिडर करेगा. और वो भी कैसे रेलेवेंट फैक्ट्स, दोज आर ड्यूली प्रूव्ड. जज अपना जजमेंट देते टाइम, ट्रायल के टाइम तो उसने सारे के सारे फैक्ट्स सुने हैं, उसने F1 भी सुना, F2 भी सुना, वो सारे रेलेवेंट फैक्ट्स हैं. बट उन सारे, सपोज F1, F2, F3, F4, F5, F6, 6 तक है, इसने 6 के 6 जो फैक्ट्स हैं वो ट्रायल में सुने, बट अपने जजमेंट देते टाइम उसने उनमें से सिर्फ 3 ही फैक्ट्स को, F1, F2, F3, सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट किया, कंसिडर किया. F4, F5, F6 को रिजेक्ट कर दिया. वाई? बिकॉज ओनली F1, F2 एंड F3 वर ड्यूली प्रूव्ड. ऑलराइट, मैं आपको एक बार इसको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल F1, F2, F3, F4, F5, fact number 6, fact number 7, fact number 8, ये सारे फैक्ट्स हैं. ऑलराइट, बट इनमें से सिर्फ F2, F4, F6 एंड F8 ही रेलेवेंट फैक्ट्स हैं. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 सारे फैक्ट्स अवेलेबल हैं, बट इनमें से सिर्फ F2, F4, F6, F8 यही रेलेवेंट फैक्ट्स हैं. दैट मीन्स अगर एविडेंस देने की बारी आए तो एविडेंस किसके लिए दिया जा सकता है? ओनली F2, F4, F6, F8. क्यों? क्योंकि ये रेलेवेंट फैक्ट है, सेक्शन 5 में साफ साफ लिखा है. अब आउट ऑफ F2, F4, F6, F8, only F2 and F4 were duly proved. रेलेवेंट तो ये चारों के चारों है, एविडेंस तो आप चारों का दे सकते हो, चारों का आपने दे भी दिया एविडेंस, बट एविडेंस देते टाइम सिर्फ F2 और F4 ही ऐसे 2 फैक्ट्स थे जिनको आपने ड्यूली प्रूव भी किया है. F6 और F8 को आपने ड्यूली प्रूव नहीं किया है. तो जजमेंट जो होगा वो सिर्फ F2 और F4 पे बेस्ड होगा, नॉट ऑन F6 एंड F8. क्यों? क्योंकि एक जज का जो फाइनल जजमेंट है इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन दोज रेलेवेंट फैक्ट्स विच आर ड्यूली प्रूव्ड.
ये रेलेवेंट फैक्ट्स भी हैं दोनों, और इन्हीं दोनों को ड्यूली प्रूव भी किया गया है, तो इसीलिए जजमेंट इन पे बेस्ड होगा। अब ये जो है ये एक कॉन्सेप्ट है एडमिसिबिलिटी का ही। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एडमिसिबिलिटी इज ऑफ टू काइंड्स। एडमिसिबिलिटी दो टाइप्स की होती है, एक होती है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस और एक होती है एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस का मतलब होता है कि मल्टीपल फैक्ट्स में से कौन से फैक्ट्स एज एविडेंस आप दे सकते हो, मतलब ये वाला पोर्शन ये है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, कि इन सारों में से आप कौन से फैक्ट्स का एविडेंस दे सकते हो, ये होती है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। दूसरा टाइप होता है एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट, कि सारे रेलेवेंट फैक्ट्स में से कौन से फैक्ट्स एडमिसिबल हैं, दैट मीन्स कौन से फैक्ट्स ड्यूली प्रूव्ड हैं, वो होंगे एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। दैट मीन्स ये जो स्टेज है ये है एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। ऑल राइट, तो ये होता है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। ऑल राइट, एक बार रीड कर लेंगे हम इसको। As per section 165 proviso 1, the judgment has to be based upon only relevant facts, and that too such relevant facts which have been duly proved. Thus a party is duty bound. एक पार्टी जो है वो ड्यूटी बाउंड होती है not only to give evidence of irrelevant fact, ये relevant होगा यहाँ पे, all right, and also to give evidence of relevant fact and to duly prove those facts. एक पार्टी की ड्यूटी सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि आपको सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट का ही एविडेंस देना है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 5 में लिखा है। सेक्शन 165 का प्रोवाइजो भी साथ साथ में आपको पढ़ना है और आपको उन रेलेवेंट फैक्ट्स जो रेलेवेंट फैक्ट्स का एविडेंस तो आपको देना ही है, साथ साथ में आपको अपने रेलेवेंट फैक्ट्स को ड्यूली प्रूव भी करना है, तभी वो रेलेवेंट फैक्ट्स जजमेंट में कंसिडर होंगे, अदरवाइज दे विल नॉट बी एडमिसिबल। अब आप कोई भी अगर एक कॉमन सेंस हम लगाएं तो कोई भी प्रोसिक्यूशन हो या डिफेंस हो, वो अपने ट्रायल में एविडेंस क्यों देता है? ताकि वो एविडेंसेस जज को समझ आए और जज उन एविडेंसेस को एक्सेप्ट करके अपना जजमेंट उसके फेवर में दे जिसने एविडेंस दिया है। अब आपने एविडेंस भी दे दिया पर आपने उसको ड्यूली प्रूव नहीं किया, तो जज का जो जजमेंट है वही आपके एविडेंस के फेवर में नहीं है, तो व्हाट वाज द होल पॉइंट ऑफ गिविंग द एविडेंस? तो इसी बेसिस पे ये लिखा गया है प्रोवाइजो 1 ऑफ सेक्शन 165 में कि आपकी ड्यूटी बनती है फर्स्टली कि आप सारे रेलेवेंट फैक्ट्स का एविडेंस दो, सेकेंडली आप उन रेलेवेंट फैक्ट्स को ड्यूली प्रूव भी करो, तभी वो चीज़ आपके फेवर में आएगी, अदरवाइज द जज विल नॉट कंसिडर योर एविडेंस। ऑल राइट, in the final judgment only relevant fact will be admissible and that to that relevant fact which have been duly proved. All right, wherever the party proposes to prove evidence upon certain facts, the court will examine whether those evidence were allowed or not. That means क्या वो relevant fact है या नहीं, that means relevancy of evidence, and for that purpose it will be examined whether the fact for which evidence is given are relevant or not, जो मैंने अभी बताया आपको, और अगर वो relevant है सिर्फ तभी उसका एविडेंस अलाउड है, क्योंकि सेक्शन 5 में क्लियरली लिखा है, और इसे कहते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। एक बार कोई एविडेंस एडमिसिबल हो गया है, दैट मीन्स एक बार ये प्रूव हो गया कि ये एविडेंस, ये जो फैक्ट है ये रेलेवेंट फैक्ट है और इसीलिए इसका एविडेंस दिया गया है, दैट मीन्स इट इज एडमिसिबल। उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है कि वेदर दी सेड एविडेंस, सेड रेलेवेंट फैक्ट हैव बीन ड्यूली प्रूव्ड और नॉट। ये सेकेंड स्टेज आएगी और इसे कहते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट, और उसी के बेसिस पे केस को डिसाइड किया जाएगा, दैट मीन्स जजमेंट दिया जाएगा। ऑल राइट, this was all about admissibility of fact and admissibility of evidence.
ठीक है, ये एडमिसिबिलिटी का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा है कि एडमिसिबिलिटी क्या होती है, कौन से एविडेंसेस हम दे सकते हैं, कौन से एविडेंसेस एडमिसिबल होंगे। सेक्शन 165 प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट होता क्या है, हमने ये देखा। अब नेक्स्ट सेक्शन 136 भी आएगा एडमिसिबिलिटी में। सेक्शन 136 बोलता है कि कौन सा एविडेंस एडमिसिबल होगा या कौन सा एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा जज। तो सेक्शन 136 टेल्स अबाउट दैट जज हैज टू डिसाइड एज टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। ऑलराइट, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। When either party proposes to give evidence of any fact, then judge उस पार्टी को बोलेगा कि आप एविडेंस दो, किस मैनर में, उस मैनर में if proved would be relevant, कि जिस मैनर में वो फैक्ट रेलेवेंट है आप उसी मैनर में उसका एविडेंस दोगे, और जज एडमिट करेगा उस एविडेंस को सिर्फ तभी जब उसको लगता है कि ये फैक्ट रेलेवेंट है, अदरवाइज नहीं उसको एडमिट करेगा। मतलब एडमिसिबल वो उसको तभी मानेगा जब उसे ये लगेगा कि ये जो फैक्ट है ये रेलेवेंट फैक्ट है, अदरवाइज वो उसको एडमिसिबल नहीं करेगा। मतलब इररेलेवेंट फैक्ट्स एडमिसिबल नहीं होंगे। सेक्शन 136 पैराग्राफ नंबर 1 बोलता है। पैराग्राफ नंबर 2 क्या बोलता है, अगर कोई फैक्ट है जिसको प्रूव करना है और वो एक ऐसा फैक्ट है जो सिर्फ तभी एडमिसिबल होगा जब हम किसी दूसरे फैक्ट को प्रूव करेंगे। सो दैट मीन्स एडमिसिबिलिटी ऑफ वन फैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द एडमिसिबिलिटी ऑफ अदर फैक्ट। दो फैक्ट्स हैं वो आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है कि एक फैक्ट को एडमिसिबल करने के लिए पहले हमें दूसरे फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा। जब वो दूसरा फैक्ट प्रूव होगा सिर्फ तभी वो वाला फैक्ट एडमिसिबल होगा। ऑलराइट, तो सच लास्ट मेंशन्ड फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड। अब इसमें क्योंकि वो फर्स्ट फैक्ट की एडमिसिबिलिटी सेकंड फैक्ट पर डिपेंडेबल है, तो पहले हमें उस सेकंड वाले फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम फर्स्ट वाले को एडमिसिबल करा सकते हैं। ऑलराइट, और ये अब पार्टी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती है। पार्टी अपनी मर्जी से पहले सेकंड फैक्ट प्रूव कर रहे हैं फिर फर्स्ट फैक्ट प्रूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। पहले पार्टी को कुछ ऐसा प्रूव कर अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, एक रिटन अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आई एम प्रूविंग द सेकंड फैक्ट फर्स्ट। Why? Because the admissibility of my first fact is dependent on this second fact. तो इसीलिए I undertake to prove the second fact first and then I will prove the first fact। ऐसी अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी और कोर्ट अगर उससे सेटिस्फाइड है उसकी अंडरटेकिंग से तो कोर्ट अलाउ कर देगी कि हाँ ठीक है आप पहले सेकंड फैक्ट को प्रूव कर दो देन फर्स्ट फैक्ट को प्रूव कर दो। ऑलराइट, इसमें एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। इसका एग्जाम्पल होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक पार्टी है ए, ऑलराइट, बी ने एक डाइंग डिक्लेरेशन दी है। डाइंग डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है, जब कोई पर्सन अबाउट टू डाई है और वो मरते मरते अपनी डेथ का कॉज बता के जाता है, वो होती है डाइंग डिक्लेरेशन। ऑलराइट, तो ये पर्सन ही डाइज, डाइंग डिक्लेरेशन देने के बाद ही डाइड। तो नाउ अगर ए को प्रूव करना है इसकी डाइंग डिक्लेरेशन, तो डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करने से पहले ए हैज टू फर्स्ट प्रूव द डेथ ऑफ द, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन किसकी होती है, डाइंग डिक्लेरेशन उस पर्सन की होती है हु इज डेड। ऑलराइट, तो पहले डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव नहीं होगी, पहले क्या प्रूव होगा कि बी इज डेड, क्योंकि बी अगर डेड नहीं है तो डाइंग डिक्लेरेशन का फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। दैट मीन्स डाइंग डिक्लेरेशन की एडमिसिबिलिटी बी की डेथ वाले फैक्ट पे डिपेंडेंट है। तो पहले बी की डेथ प्रूव करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव कर सकते हो। ऑलराइट, तो पहले आपको बी की डेथ प्रूव करने के लिए पहले एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी ए को। अगर कोर्ट उससे सेटिस्फाइड है तभी कोर्ट बोलेगा कि ओके फर्स्ट प्रूव बीज डेथ एंड देन प्रूव योर डाइंग डिक्लेरेशन। ऑलराइट, ये है पैराग्राफ नंबर 2।
पैराग्राफ नंबर 3 क्या बोलता है सेक्शन 136 का? सेक्शन 136 का पैराग्राफ नंबर 3 बोलता है इफ द रेलेवेंसी ऑफ वन एलिज्ड फैक्ट डिपेंड्स अपॉन द अदर एलिज्ड फैक्ट बीइंग प्रूव्ड, first, the judge may, in his discretion, either permit evidence of first fact to be given before the second fact or require the evidence of second fact before the evidence of first fact. अब अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसकी रेलेवेंसी, एक फैक्ट तभी रेलेवेंट होगा जब वो दूसरे फैक्ट को आप पहले प्रूव करोगे. इसका मतलब दोनों फैक्ट F1 की रेलेवेंसी F2 की रेलेवेंसी पर डिपेंडेंट है. आप F2 को रेलेवेंट प्रूव कर दो, F1 अपने आप रेलेवेंट हो जाएगा. ऑल राइट, सो दैट मीन्स दोनों अपने आप में रेलेवेंट है बट दोनों की रेलेवेंसी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. ऑल राइट, तो इन दैट केस कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो ये भी बोल सकता है कि पहले सेकंड को प्रूव करो देन फर्स्ट को प्रूव करो, या वो ये भी बोल सकता है कि पहले फर्स्ट को प्रूव करो देन सेकंड को प्रूव करो. इट डिपेंड्स. ऑल राइट, इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, उसके साथ हम समझेंगे. फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, इट इज प्रपोज्ड टू prove the statement about relevant fact by a person alleged to be dead which the statement relevant under section 32. The fact that the person is dead must be proved by the person proving the statement before the evidence of the statement. मैंने आपको डाइंग डिक्लेरेशन वाला जो एग्जाम्पल दिया है वही इसमें काम आएगा, वही इलस्ट्रेशन है, ये सेम इलस्ट्रेशन. ऑल राइट, अगर हमें ये प्रूव करना है एक कॉपी से, किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी है कोई, ठीक है, कि कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट सेट टू बी लॉस्ट, कि उसके जो कोई एक डॉक्यूमेंट है. ऑल राइट, सपोज ये एक डॉक्यूमेंट है, ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये, बट दिस इज लॉस्ट. लेकिन इसके जो कंटेंट्स हैं, हमें इन कंटेंट्स को प्रूव करना है. अब क्योंकि ये डॉक्यूमेंट तो लॉस्ट हो चुकी है, तो अब इनके कंटेंट्स को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इस डॉक्यूमेंट की जिसमें सेम कंटेंट्स हैं, ये है ओरिजिनल जिसका नाम है ए. ये क्या है? कॉपी ऑफ ए, कॉपी ऑफ ए. अब कॉपी से वैसे तो प्रूव नहीं होता है. आपको एविडेंस में, अगर आप कोर्ट में किसी भी डॉक्यूमेंट का एविडेंस दे रहे हो, आपको हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना होता है. आप कॉपी सिर्फ तभी दे सकते हो जब आप ड्यूली ये प्रूव कर दो कि भाई ओरिजिनल गुम चुका है, या ओरिजिनल पोजेशन में नहीं है, या ओरिजिनल ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम लेकर नहीं आ सकते कोर्ट में, सिर्फ तभी उसकी कॉपी एडमिसेबल होगी. अब यहाँ पे ओरिजिनल लॉस्ट है तो आप कॉपी दिखा सकते हो, लेकिन इसकी कॉपी से कंटेंट्स प्रूव करने से पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा दैट दिस ओरिजिनल हैज बीन लॉस्ट. तो पहले ओरिजिनल बीइंग लॉस्ट, इस फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा. सिर्फ तभी आप कंटेंट्स को कॉपी से प्रूव कर सकते हो. सो दिस इज ऑल्सो द इलस्ट्रेशन. ऑल राइट, सेकेंड फैक्ट को फर्स्ट फैक्ट से पहले प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फर्स्ट फैक्ट को प्रूव कर सकते हो. ऑल राइट, ओके, सेक्शन 104 देखेंगे. सेक्शन 104 क्या बोलता है कि अगर किसी भी एविडेंस को हमें एडमिसेबल बनाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोर्ट में कोई एविडेंस दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा एविडेंस एडमिसेबल हो, कोर्ट जो है मेरे एविडेंस को एडमिसेबल करे, तो उस एविडेंस को प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरा एविडेंस एडमिसेबल हो. यही सेक्शन 104 बोलता है कि द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट which is necessary to be proved to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence. अब अगर A को B की डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करना है, तो B की डेथ को प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर है? ऑब्वियसली A के ऊपर, क्योंकि A is the one who wants to prove the dying declaration. Therefore, the burden of proving B's death is also upon A. All right. तो ये है सेक्शन 104. सो दैट इज ऑल अबाउट एडमिसिबिलिटी. हमने रेलेवेंसी के बारे में देखा, हमने एडमिसिबिलिटी के बारे में देखा. एडमिसिबिलिटी में हमने सेक्शन 5, सेक्शन 136, 165 प्रोवाइजो 1, सेक्शन 104 ये सब देखा. अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है जो एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी से मिलता जुलता है, जिसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी.
जिसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का कोई भी कॉन्सेप्ट या रिलायबिलिटी से रिलेटेड कोई भी सेक्शन एविडेंस एक्ट में आपको मिलेगा नहीं। ये ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको बहुत बार रेलेवेंसी से और एडमिसिबिलिटी से कंफ्यूज कर दिया जाता है, इसीलिए हम इसको सेपरेटली पढ़ते हैं। रिलायबिलिटी क्या होता है? इट इज़ अ मैटर ऑफ जुडिशियल प्रूडेंस। रिलायबिलिटी टोटली जुडिशियल प्रूडेंस का मैटर है, मतलब जज अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है क्या एग्जामिन करने के लिए, ये एग्जामिन करने के लिए कि क्या एक पर्टिकुलर एविडेंस जो है वो रिलायबल है या नहीं। अब एक पर्सन ने कोई एविडेंस दिया है, वो एविडेंस सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है। अब रेलेवेंट तो वो है, ये प्रूव हो गया, तो एविडेंस एडमिसिबल तो हो गया, लेकिन वो एविडेंस वो जो रेलेवेंट फैक्ट है वो जज अपने जजमेंट के लिए तभी कंसिडर करेगा जब जज को ये लगेगा कि दिस एविडेंस या दिस विटनेस इज ट्रस्टवर्दी और दिस एविडेंस इज रिलायबल। अब रिलायबिलिटी चेक करने के लिए जज अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा। दैट मीन्स जज उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, जज उससे एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है, जज उसका कंडक्ट देख सकता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख सकता है, उसके एक्सप्रेशंस देख सकता है। ऑल राइट, दीज आर दी टेस्ट टू वेरीफाई वेदर दी एविडेंस इज रिलायबल और नॉट। ऑल राइट, रिलायबल का मतलब है ट्रस्टवर्दी, कि ओरल एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। रेलेवेंट तो है, बट रेलेवेंट होना और ट्रस्टवर्दी होना दो अलग अलग चीज़ें। अब ये रेलेवेंट तो है, सेक्शन में दिया है, बट इस केस में कहीं ये एविडेंस जो रेलेवेंट है कहीं ये फैब्रिकेटेड तो नहीं है, ये रिलायबल नहीं होगा फिर, तो वो टेस्ट करने के लिए जज कुछ भी कर सकते हैं। ऑलराइट, और इसके लिए विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करेगा ऑपोजिट पार्टी। कोर्ट उससे क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर सेक्शन 165 विच इज़ द स्पेशल पावर ऑफ द कोर्ट, जो हम आगे अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। कोर्ट उसका डिमीनर ऑब्जर्व करने का मतलब होता है उसका कंडक्ट, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें भी ऑब्जर्व कर सकता है टू वेरीफाई वेदर दिस एविडेंस और विटनेस इज रिलायबल और नॉट। Reliability means whether the fact has been duly proved by evidence. Reliable कब होगा? अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो सबसे पहले आपने ये प्रूव कर दिया कि ये रेलेवेंट फैक्ट है एज पर सेक्शन 6 to 55 ऑफ एविडेंस एक्ट, फर्स्ट चेक हो जाएगा। सेकंड क्या होता है? अगर आप उस फैक्ट को ड्यूली प्रूव कर दो, बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट आप उसको प्रूव कर दो, तो ऑब्वियसली वो फैक्ट रिलायबल बन जाएगा, क्योंकि जब आपने उसको पूरी तरीके से प्रूव कर दिया है तो उसमें कोई सस्पिशन या डाउट नहीं रह जाएगा। दैट मीन्स इट इज फुली रिलायबल। ऑलराइट, court has to apply its judicial prudence. Reliability means whether all the proved facts together are trustworthy for the decision of the case or not. The court has to apply judicial prudence to examine कि सारे circumstantial evidences जो है वो duly proved होने चाहिए, ताकि beyond reasonable doubt आप accused को या तो convict कर सको या तो acquit कर सको, पर जो भी करो उसमें कोई doubt नहीं रहना चाहिए। That means fully reliable. All right. दिस वॉज ऑल अबाउट रिलायबिलिटी। तो आज हमने देखा रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ऑलराइट, तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो अब पूरे एविडेंस एक्ट में आपको काम आएंगे। हम जब रेलेवेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे तो ये रेलेवेंसी बार बार काम आएगी आपको कि हम क्यों ये रेलेवेंट फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, हम क्यों इनको प्रूव करना चाह रहे हैं, हम क्यों एविडेंसेस हमने दे दिए, विटनेसेस हमने बुला लिए, हम उनका एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं, टू चेक वेदर दे आर एडमिसिबल, वेदर दे आर रिलायबल। तो ये रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी, रिलायबिलिटी पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी था। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया फैक्ट से, बिकॉज फैक्ट को हमने क्या बोला? फैक्ट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एविडेंस एक्ट। उसका नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस है, वो है कॉन्सेप्ट है, वो है रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। क्योंकि जब तक हमें इनकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी, आगे एविडेंसेस जो हम देखने वाले हैं, फैक्ट्स रेलेवेंट जो हम देखने वाले हैं, हम वो नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आज का लेक्चर बहुत ज़रूरी है। दिस टॉपिक, ये जो आज हमने पढ़ा है, दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड इसमें मेंस में से भी क्वेश्चन बनता है। मेंस में एडमिसिबिलिटी पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं,
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो पूरा आपका एविडेंस एक्ट का बेस बनाता है, तो इसीलिए ये अच्छे से आना आपको बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इनके शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर बना के रख लीजिए, आपको लास्ट में रिविजन के टाइम पे ये बहुत काम आने हैं। तो इसीलिए बी प्रिपेयर्ड विद दिस टॉपिक, बिकॉज दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दिस इज़ द बेस, द फाउंडेशन ऑफ एविडेंस एक्ट. So I hope you all understand, you all enjoyed the lecture. So इसके बाद that is all for today's topics, and that is all for today's lecture. We'll meet in the next lecture. Till then, take care and have a nice day.